वेलकम टू आलम एकेडमी। पॉलिटेक्निक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को आज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग शुरू करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से। शेयर फोर्स कहते हैं कर्तन बल को और बेंडिंग मोमेंट नमन आघूर्ण को। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये सोचे कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर एक्ट करते हैं। ये जो कर्तन बल और नमन आघूर्ण है ये कहाँ कार्यरत है। सो हमारे पास आंसर आएगा ये बीम पर कार्यरत होते हैं। बीम किसको कहते हैं, जिसको हम हिंदी में धरन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बीम को समझते हैं कि ये बीम क्या होती है, जिसको हम हिंदी में धरन कहते हैं। तो बीम को डिफाइन करने से पहले अगर थोड़ी सी पिक्चर बीम की हमारे सामने हो तो आई होप आप सबने बीम को देखा होगा। अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक बीम नहीं देखी है तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है कि वो बीम अभी फौरन देख लेगा। उसको बस क्या करना है, अपनी गर्दन को 90 डिग्री ऊपर उठाना है तो वो धरन देखने का सौभाग्य प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये कंडीशन अप्लाई है कि वो खुले मैदान में ना बैठा हो, नहीं तो उसको आसमान दिखेगा। जोक्स अपार्ट, हम लोग अपने टेक्निकल टर्म से अगर हम डिफाइन करना चाहें कि टेक्निकली बीम किसको कहते हैं तो बीम की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि बीम इज अ स्ट्रक्चर मेंबर दैट इज एक्टेड अपॉन बाय अ सिस्टम ऑफ लोड्स और यू मे से सिस्टम ऑफ फोर्स इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। मींस क्या हुआ कि धरन किसी भी स्ट्रक्चर के उस मेंबर को कहेंगे जिस पर कई सारे भार लग रहे हो और वो भार की दिशा क्या हो, वो सारे भार लंबाई वाली, जो धरन की लंबाई वाली अक्ष है उसके लंबरूप कार्यरत हो। अगर ऐसा सिस्टम हमें दिख रहा है तो हम उसको कहेंगे बीम कहेंगे। क्लियर है ये चीज कि बीम के, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई कि पहली चीज कि बीम पर कई सारे भार कार्यरत होते हैं, कई सारे लोड्स एक्ट कर रहे होते हैं। कहां पर एक्ट कर रहे होते हैं, बीम की जो लेंथ होती है, जो लंबाई वाला अक्ष होता है, बीम की जो एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर दिशा में लंब रूप कार्यरत कर रहे होते हैं। लंब रूप दिशा में, लंब की दिशा में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं बीम कहते हैं। अच्छा, अब बीम है तो बीम तो कोई जादू की चीज तो है नहीं कि हवा में रुक जाएगी। तो इसका मतलब बीम कहाँ रुकेगी, बीम को रुकने के लिए कोई ना कोई उसका सपोर्ट चाहिए होगा, कोई ना कोई टेक चाहिए होगी। तो हम लोग कुछ टेकों के बारे में जानते हैं, कुछ सपोर्ट्स के बारे में जानते हैं। तो बीम को हम लोग देखेंगे कि वो कौन से सपोर्ट्स हैं। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। अच्छा, इस सपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, टेक कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि टेकों के प्रकार, टेकों के प्रकार। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज कि आपको सपोर्ट्स का सिंबल पता होना चाहिए। क्वेश्चन में जो आपको मिलेगा तो सिर्फ सिंबल लिख करके आएगा, सिंबल बना होगा और आप उससे फौरन पहचान लेंगे कि ये कौन से सपोर्ट की बात हो रही है, नंबर एक। दूसरी चीज, जब आपको ये पता लग गया कि सपोर्ट, ये जो भी अभी नाम पढ़ेंगे हम लोग, ये वाला सपोर्ट है, तो सपोर्ट में फिर कुछ रिएक्शंस लग रही होती हैं। रिएक्शंस किसको बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम हम लोगों ने जो पढ़ा है। तो जब भी दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो यहां पर भी क्या होगा, एक बीम एक सपोर्ट, दो चीजों का कांटेक्ट हुआ तो फौरन कांटेक्ट पॉइंट पर एक रिएक्शंस डेवलप हो जाएंगी। उसी रिएक्शन को हम कह रहे हैं सपोर्ट रिएक्शन, या आप कह लीजिए टेको की प्रतिक्रिया, ठीक है ना। तो टेको की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें जाननी, दो इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है इसमें। पहली चीज उसका सिंबल, कि कौन सा सिंबल कौन सा सपोर्ट का सिंबल है, ठीक है ना, सारे सपोर्ट्स के अलग अलग सिंबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उस पर लगने वाले जो रिएक्शंस है। टोटल जो सपोर्ट है वो आपको चार मिलेंगे, चार सपोर्ट, यानी कि आपको चार सिंबल जानने हैं, ठीक है ना। नंबर वन सपोर्ट, जिसको हम कहेंगे सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, हिंदी में इसको बोल देंगे सामान्य या सामान टेक। इसका सिंबल क्या है वो देख लेते हैं। इसका सिंबल सिर्फ एक ट्रायंगल होगा। अगर ट्रायंगल है, अच्छा सपोर्ट के साथ बीम भी बनाते चले, ये कोई इस पर बीम रुकी हुई है, ये सिंपल सपोर्ट का सिंबल है, ठीक है ना, ये चिन्ह है इसका
सामान्य टेक का कि बीम के नीचे सिर्फ ट्राइंगल बना होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल, और इस पर रिएक्शन कितनी लगेंगी, रिएक्शन सिर्फ एक लगानी है, वो भी वर्टिकल दिशा में। रिएक्शन सिर्फ हम एक लगाएंगे, मान लेते हैं इसका नाम ए है और इस पर नाम बी है, कुछ ना कुछ इस पर भार लग रहा होगा, क्योंकि अभी हमने भारों के बारे में जाना नहीं, लोड्स के बारे में जाना नहीं, इसलिए अभी हम यहाँ पर फिलहाल लोड्स को नहीं शो कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को आर ए से शो कर देंगे, ये आर बी से शो कर देंगे। तो दीज आर नोन एज सपोर्ट रिएक्शंस। ये क्या कहलाएगी, टेकों की प्रतिक्रियाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे पहला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि टेकों की प्रतिक्रियाएं ज्ञात करनी होगी, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करनी होगी। दूसरा सपोर्ट हमें कौन सा मिलेगा, दूसरा सपोर्ट है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट, इसको हिंदी में कहते हैं रोलर टेक, रोलर टेक कहेंगे इसको। इसका क्या सिंबल है, इसका सिंबल पहले तो बीम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके सिंबल हमें दो तरह से मिलेंगे, दो तरह से इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ट्राइंगल तो होगा, लेकिन सिर्फ ट्राइंगल नहीं होगा, बल्कि ट्राइंगल के नीचे इस तरह से कुछ गोले गोले बने होंगे, सर्कल्स बने होंगे, जिसको रोलर हम बेसिकली कह रहे हैं। रोलर्स बने होंगे, इन रोलर की गिनती क्या होगी, इसका कोई नियम नहीं है, एक भी हो सकती है तो भी रोलर सपोर्ट, दो तो भी रोलर सपोर्ट, तीन तो भी रोलर सपोर्ट, चार तो भी रोलर सपोर्ट। कोई इसकी ऐसा नियम नहीं है कि एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, तीन होना चाहिए। ट्राइंगल के नीचे अगर रोलर लगा दिया तो वो सपोर्ट कहलाएगा रोलर सपोर्ट। दूसरा चिन्ह, इसका दूसरा सिंबल क्या होता है कि ट्राइंगल को हटा दे, सिर्फ और सिर्फ रोलर को प्लेस कर दे, सिर्फ और सिर्फ रोलर लगा दे, तो भी ये क्या कहलाएगा, रोलर सपोर्ट। हमने क्या बताया था, सपोर्ट में आपको दो बातें जाननी है। दो बातें क्या थी, पहली चीज उसका चिन्ह, वो आपने जान लिया, दूसरी चीज क्या थी, सपोर्ट रिएक्शन, तो आप वो भी जान लीजिए। सिंपल सपोर्ट में एक वर्टिकल लग रहा था, यहां पर भी एक ही वर्टिकल रिएक्शन लगेगी। मान लेते हैं इसका नाम ए, इसका नाम बी, तो हम इसका नाम रख देंगे आर ए और इसका नाम रख देंगे आर बी। दो सपोर्ट्स आपने पढ़ लिए और आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ दो चीजें जाननी है, एक तो उसका चिन्ह, दूसरा उस पर लगने वाली रिएक्शन, दूसरी उस पर लगने वाली प्रतिक्रिया है, वो दोनों चीजें आपने जान ली। तीसरा देखते हैं क्या है, जिसको हम कहेंगे हिंज सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट, और हिंदी में इसका नाम होता है कब्जेदार टेक, कब्जेदार टेक। अब इसके बारे में भी दो ही चीजें जाननी है, वो क्या है, उसका एक सिंबल, सपोज दिस इज एनी बीम, और इसमें भी हमें ट्राइंगल मिलेगा, लेकिन सिर्फ ट्राइंगल नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ ट्राइंगल किसका नाम है, सिंपल सपोर्ट का ट्राइंगल, और उस पर इस तरह से हैश लाइन बनी होगी, ठीक है ना, इस तरह की लाइनें बनी होंगी, तो ऐसा सपोर्ट हमारा कहलाएगा कब्जेदार टेक या हिंज सपोर्ट। और एक बीम पर जरूरी नहीं है कि दोनों बिंदुओं पर, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पर सेम सपोर्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अगर यहाँ हिंज लग रहा है तो यहाँ पर भी हम रोलर भी लगा सकते हैं, यहाँ सिंपल सपोर्ट भी लगा सकते हैं। बात समझ में आई ना, कोई ऐसा नियम नहीं है कि दोनों तरफ हिंज ही होना चाहिए, दोनों तरफ रोलर होना चाहिए, दोनों तरफ सिंपल सपोर्ट होना चाहिए, दोनों तरफ मिक्स भी मिल सकता है। मींस एक तरफ रोलर लग गया, दूसरी तरफ सिंपल लग गया, एक तरफ हिंज लग गया, दूसरी तरफ रोलर लग गया, ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमने आपको उस पॉसिबिलिटी के आधार पर यहाँ पर हमने ये बीम को इस तरह से ड्रॉ कर दिया। दो इंपॉर्टेंट बातें क्या, एक तो चिन्ह और दूसरा उस पर लगने वाली रिएक्शंस। तो हिंज सपोर्ट में अब यहां से आपको नई चीज मिलेगी, हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शंस लगती हैं, इसका नाम रख देते हैं एच ए, एच से मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसका वी ए कर दीजिए या आर ए रख देते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। वी ए और ये सपोर्ट का नाम रखना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कुछ भी इसका नाम आर ए, वी ए, एच ए एनी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, बाद में तो उसको कैलकुलेट करना होगा। और ये बी पे कौन सा लगा है सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट है, और रोलर सपोर्ट में अभी हमने पढ़ा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन लगती है। तो ये तीन तरह के हमने सपोर्ट्स पढ़ लिए। चौथे सपोर्ट पे बात करते हैं। चौथा सपोर्ट है फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, इसका नाम हिंदी में अबद्ध टेक, अबद्ध टेक।
इसका सिंबल क्या है, फिर किसी तरह का ट्राइंगल होगा और फिर उसके कुछ आगे पीछे चेंज कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, इस बार ट्राइंगल नहीं है। इस बार हमें जो सपोर्ट मिलेगा वो इस तरह से एक वर्टिकल लाइन होगी और उस पर इस तरह से हैश लाइन पड़ी होगी। ये हमने एक सपोर्ट, एक बीम ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। अब फिक्स सपोर्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसने इसको फिक्स कर रखा है, पकड़ रखा है यहाँ से, और ये बीम ऐसे आगे की तरफ जा रही है। ये फिक्स सपोर्ट है। इसमें भी रिएक्शंस हम देखेंगे कौन कौन सी लग रही है। एक तो इसमें वर्टिकल आएगी, अगर ये पॉइंट ए है मान लेते हैं ये आर ए, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी एच ए, और एक इस पर मोमेंट भी लगेगा, ठीक है ना। एक आघूर्ण भी कार्य कर रहा होगा, इसको एम ए मान लेते हैं, और इसका एक अपना स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं फिक्सिंग मोमेंट। फिक्सिंग मोमेंट। तो ये चार तरह के सपोर्ट्स आपको पढ़ने थे, हम फिर से रिवाइज आपके करा दें। चार सपोर्ट कौन कौन से हैं? सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, और उस पर लगने वाली जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो लगने वाली रिएक्शंस हैं, वो भी जानते चलिए। सिंपल सपोर्ट में सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगी, उसका सिंबल, उसका चिन्ह क्या होता है, चिन्ह उसका सिंबल क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल, और एक सिंपल वर्टिकल रिएक्शन लगेगी। रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट के दो चिन्ह हमको मिलेंगे, एक ट्राइंगल के नीचे रोलर्स बने होंगे, रोलर की गिनतियों का कोई नियम कोई कानून नहीं, 1 2 3 4 जितने भी लगा सके वो रोलर ही सपोर्ट कहलाएगा। और दूसरा चिन्ह उसका क्या है कि सिर्फ रोलर लगा दे, सिर्फ सर्किल बना दे और ट्राइंगल को वहां से हटा दे, ठीक है ना, त्रिभुज को हटा दे, तो भी वो रोलर सपोर्ट होगा। और रोलर सपोर्ट में रिएक्शंस एक लगेगी वर्टिकल दिशा में। तीसरा है हमारा हिंज सपोर्ट, और हिंज सपोर्ट के केस में सिंबल उसका क्या है, उसका चिन्ह क्या है, ट्राइंगल के नीचे हैश लाइंस बनी होंगी, सिंबल्स के साथ साथ रिएक्शंस भी जरूरी है, प्रतिक्रियाएं कितनी, दो होंगी उस केस में, एक है वर्टिकल दिशा में और एक है हॉरिजॉन्टल दिशा में। और आखिरी कौन सा है, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में ट्राइंगल नहीं है, सिर्फ एक वर्टिकल लाइन में हैश लाइन बनी हुई है और इसमें 3 रिएक्शंस लग रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक एक्सटर्नल फिक्सिंग मूवमेंट। क्लियर है ये चीज। अब एक और शॉर्टकट आपको देते चले कि हम रिएक्शंस में, ताकि कभी कंफ्यूज ना हो। ये आपको जो 4 सपोर्ट्स लिखवाए हैं, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, इन चारों सपोर्ट में से पहला सपोर्ट जो आपका है दैट इज सिंपल सपोर्ट। ये एक हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक है, मींस किताबी बात है, सिर्फ रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन बाकी के जो 3 सपोर्ट्स दैट इज रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, ये आपको रियलिटी में दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो बाकी जो 3 बचते हैं इन्हीं के बारे में ही बात कर लेते हैं। पहला सिंपल सपोर्ट है, ये तो जब एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो सिंपल इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन याद कर लेनी है आपको। अब बाकी के जो रिएक्शंस हम बताने वाले थे कैसे लगती हैं उसको समझते हैं। रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में लगती हैं जिस डायरेक्शन में मोशन को रोक दिया गया हो। बात समझ में आई? फिर से इसको रिपीट करते हैं इस स्टेटमेंट को कि सपोर्ट पर रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में लगेगी, उस दिशा में लगेगी जिस डायरेक्शन में मोशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया हो, मोशन को रोक दिया गया हो, गति को रोक दिया हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे हम समझे, इसका एग्जांपल लेके समझे तो बात समझ में आएगी। चैनल गेट्स आपने सबने देखा होगा, तो चैनल गेट पे आपने देखा होगा नीचे इस तरह से पहिए बने होते, सर्किल बने होते, रोलर बने होते, ठीक है ना। तो चैनल गेट कैसे मूव कर रहा होता, सिर्फ और सिर्फ, अगर चैनल गेट इस तरह से लगा है तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगा। क्या किसी का चैनल ऐसा भी मूव करता है? नहीं। तो इसका मतलब दिशा कहां पर रोकी गई, ये दिशा, वर्टिकल दिशा को रोक दिया गया, तो रिएक्शन भी कहां लगनी है, वर्टिकल लगनी है। या इसका दूसरा कॉमन एग्जांपल हम देख लें, घर की जो वार्डरोब्स होती हैं, तो वो क्या, जो स्लाइडिंग हम लोग वार्डरोब्स लगवाते हैं उसमें क्या होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रही होती है, वर्टिकल मोशन को रोका जा रहा होता है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन को ब्लॉक किया गया है, मोशन को रोका गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसी दिशा में लोड लगेगा, उसी दिशा में रिएक्शन लगेगी। तो इसलिए रोलर सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल दिशा में लोड लग रहा होता है। तीसरा सपोर्ट जो हमारा वो है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट कब्जेदार टेप, बहुत आसान, अपने डोर को देख लीजिए, जो साइड में उसके कब्जे लगे होते हैं ना, वो क्या होता है, हिंज सपोर्ट। या डोर से आपको दिक्कत आ रही है और करीब की चीज को देखना चाह रहे हैं, अपने पास रखा हुआ लैपटॉप देख ले। लैपटॉप क्या है, यहाँ से जहां से वो हिंज है इस तरह से वो खुल रहा है, बंद हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब उसके मोशन को देखते हैं कि हमने कितनी जगह से ब्लॉक किया। सपोज कर लेते हैं ये लैपटॉप का फ्लैप है और ये लैपटॉप है, ऐसे यहाँ पर हिंज रखा हुआ है, वो हिंज किया गया है। तो अब उसका क्या वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है जहां सपोर्ट है, क्या वो वर्टिकली मूव कर रहा है? अगर किसी का कर रहा है
तो उसका पहला काम फौरन लेक्चर छोड़ के उठे और अपने लैपटॉप को ठीक करा। इसका मतलब उसका लैपटॉप का फ्लैप वाला पोर्शन खराब हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि जिसका सही लैपटॉप है या डोर सही है तो वो कभी भी सपोर्ट से, जहां से वो कब्जा लगा हुआ है, जहां से वो फिक्स्ड है, वहां से ना वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा ना वो वर्टिकल मूव करेगा। यानी कि हमने उसमें दो दिशाओं में, दो डायरेक्शन में उसका मोशन ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब उस पर रिएक्शंस दो आएंगी, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल मोशन भी रोक दिया तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ गई, वर्टिकल भी रोक दिया तो वर्टिकल रिएक्शन आ गई। बात क्लियर हो गई। सपोर्ट याद रखें, सपोर्ट पे लगने वाली रिएक्शंस याद करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आपके माइंड में होगा, फौरन आप रिएक्शंस लगा लेंगे। चौथा और आखिरी जो सपोर्ट पढ़ा हमने वो फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या है कि अब जो डोर है, यहाँ पर जो हींच पड़ा था, जो कब्जा लगा था, या डोर था या हमारा लैपटॉप था, वो ऐसे या वर्टिकली तो मूव नहीं कर रहा था, लेकिन वो रोटेट तो हो रहा था ना, तभी तो लैपटॉप ऐसे बंद हो जाता था, तभी तो डोर हमारा बंद हो जाता था, क्योंकि उसमें रोटेशन तो हो रहा था ना, घूम तो रहा था वो। अब अगर ऐसा सपोर्ट लगाएं कि हम इसको घूमने की चीज को भी रोक दें, ऐसे पकड़ लिया, ठीक, तो अब जो सपोर्ट लगेगा वो फिक्स सपोर्ट है। तो अब फिक्स सपोर्ट में ऐसे भी नहीं मूव होगा, वर्टिकली भी नहीं मूव होगा, दो रिएक्शंस तो आ गई, लगा दिया। एक और चीज क्या है, वो रोटेशन भी बंद कर दिया। अब हम लोग रोटेशन को किस चीज से नापते हैं? बिल्कुल सही, हम लोग रोटेशन को मोमेंट ऑफ फोर्स से नापते हैं, बल आघूर्ण से नापते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स की यही तो डेफिनेशन होती है कि मोमेंट ऑफ फोर्स हमें बताता है कि किस इंटेंसिटी के साथ कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी को घुमा रहा है, किस तीव्रता से वो किसी भी बॉडी को घुमाता है, ये हमको मोमेंट ऑफ फोर्स बताता है, यानी कि बल आघूर्ण बताता है। तो इसलिए वहां पर क्या हो गया, घुमाने वाली प्रतिक्रिया भी रोक दी गई। तो जो जो चीजें रोकी जाएगी वो चीजें लगती जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल को रोका, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आई, वर्टिकल को रोका, वर्टिकल रिएक्शन है। वर्टिकल को रोका से मतलब वर्टिकल मोशन को रोका, और घूमने से भी रोक दिया। तो घूमने से रोकने वाली चीज को दर्शाने वाला क्या है, घूमने वाला, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो एक्सटर्नल फिक्सिंग मोमेंट भी आ गया। तो टोटल 3 प्रतिक्रियाएं, 3 रिएक्शंस लग गई। अब उम्मीद है, अब ये हम मान लेते हैं कि आपको ये चारों सपोर्ट एकदम अच्छी तरह से माइंड में आपके बैठ गए होंगे, ठीक है ना। अब आपको एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते चलते हैं, जो कि है बीम का क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बीम, यानी कि धरन का वर्गीकरण। तो धरन का वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बीम, या हम इसको कह सकते हैं कि धरन का वर्गीकरण, धरन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। बीम को हम क्लासिफिकेशन कई बेस पर कर सकते हैं। कई बेस से मतलब क्या है कि हम बीम को अगर हम उसकी एक्सिस के आधार पर क्लासिफाई करें तो बीम हमारी बन जाएगी एक तो हॉरिजॉन्टल बीम, एक वर्टिकल बीम, एक कर्व बीम, ठीक है ना। लेकिन बीम को हम किस आधार पर क्लासिफाई करेंगे? अभी हमने क्या पढ़ा है, टेक पढ़ी है, तो हम टेकों के आधार पर उसको प्रकार उसके देखेंगे कि टेकों के आधार पर धरन के कितने प्रकार होते हैं। मींस हम बीम को क्लासिफाई करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट, ठीक है ना। तो हम बीम को जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट्स, हिंदी में जिसको हम कह सकते हैं कि टेकों के आधार पर, टेकों के आधार पर वर्गीकरण, धरन का वर्गीकरण टेकों के आधार पर, ठीक है ना। तो टेकों के आधार पर हम बीम को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। कैसे वो दो पार्ट्स होंगे? टेकों के आधार से क्या मतलब है, हमने जब देखा कि सपोर्ट रिएक्शंस में हम क्या देख रहे थे, जब हम सपोर्ट्स देख रहे थे तो उसमें रिएक्शंस लग रही थी, ठीक है ना। अब हमें वो रिएक्शंस को कैलकुलेट करना है, यही हमारा टास्क है। तो रिएक्शंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए जो भी बीम होगी, क्योंकि बीम हम इक्विलिब्रियम में मान के चलेंगे। अच्छा, अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, ये आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ रखा है। मैकेनिक्स चैप्टर, मैकेनिक्स जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वहां पर आपने इसको देख रखा है कि ये इक्विलिब्रियम हम किसको कह रहे हैं, ठीक है। तो साम्य अवस्था जिसको हम कहते हैं, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की हेल्प से, सामान्य जो साम्य अवस्था है, साम्य अवस्था की जो इक्वेशंस हैं उनकी हेल्प से हम सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। अब बीम हमें जो मिलेगी,
कई बार ऐसा होगा कि जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस थी, कौन कौन सी थी लिख भी देते हैं, बार बार हम वो वर्ड बोल रहे हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक तो थी कि सिग्मा एफ एक्स जीरो, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का बीज गणितीय जोड़ शून्य हो गया, उन सब का अलजेब्रिक सम जीरो हो गया। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ये क्या चीज है, सिस्टम पर जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में लोड्स लग रहे हैं उन सब का अलजेब्रिक सम जीरो हो गया, यानी कि जितने भी बल निकाय वर्टिकल दिशा में हैं उन सब का बीजगणितीय जोड़ शून्य अगर हो जा रहा है। तीसरी चीज क्या थी कि सिग्मा एम शुड बी जीरो। अब ये सिग्मा एम क्या चीज आ गई, सिग्मा एम है यहाँ पर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का बीज गणितीय जोड़ अगर शून्य हो जा रहा था तो ये तीन इक्वेशंस थी, इसका मतलब वो बॉडी हमारी या वो पिंड हमारा किसमें है, साम्य अवस्था में, वो पिंड या वो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम को मतलब भीतर चलते चलते समझते चलिए। वैसे तो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब वो जिस अवस्था में, जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में बनी रहे, चाहे उस पर कितने ही फोर्स लगा दिए जाए। बात समझ में आई, चाहे उस पर कितने बल लगा दिए जाए लेकिन जो उसकी वर्तमान अवस्था है वही बनी रहे। ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट पर है और उस पर हमने 50 तरह के फोर्स लगा दिए लेकिन वो रेस्ट से नहीं हटी, अटल रही, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जैसे ये बोर्ड ले लेते हैं, बोर्ड पर हमने फोर्स लगाया, अभी रेस्ट पर है, फोर्स लगने के बाद भी रेस्ट पर रहा, तो हम कहेंगे कि ये बोर्ड हमारा इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना। तो ये बताने का मकसद क्या है, तो ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, अगर ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस सफिशिएंट है सपोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए, ऐसी बीम का एक पर्टिकुलर नाम होता है, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। ये किस बीम को बोल रहे हैं कि अगर सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो सफिशिएंट है, वो काफी है, उनकी मदद से हम सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन की मदद से, हम सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकते हैं, तो ऐसी बीम हमारी कहलाएगी स्टैटिकली डिटरमिनेट। इसको हिंदी में भी एक बार बोलने की कोशिश करें, हिंदी में भी बता दे, हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है कि स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम हम उसको बोल रहे हैं कि जिसकी टेकों की प्रतिक्रियाएं हम ज्ञात कर सकते हैं साम्य अवस्था इक्वेशन की मदद से। ठीक है ना। साम्य अवस्था इक्वेशंस की मदद से अगर हम, ये तीन इक्वेशंस हैं, इन तीन इक्वेशन की मदद से अगर हम सपोर्ट रिएक्शंस जो टेकों की प्रतिक्रियाएं हैं वो ज्ञात कर ले रहे हैं, तो ऐसी बीम हमारी कहलाएगी स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। इसको हिंदी में कहते हैं स्थैतिक निश्चित धरण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बीम का क्लासिफिकेशन भी, निश्चित धरण। ये किसको बोल रहे हैं, वेयर सपोर्ट रिएक्शंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, या इसको यूं बोल दें कि वेयर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर सफिशिएंट टू कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन। ऐसी बीम हमारी क्या कहलाएगी, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। और बीम का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है सपोर्ट के आधार पर वो है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। इनडिटरमिनेट बीम, इसको हम हिंदी में बोलेंगे स्थैतिक अनिश्चित धरण। ये किसको कह रहे हैं, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। जब डिटरमिनेट बीम वो बीम है जिसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ही सफिशिएंट है सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए, वो स्टैटिकली डिटरमिनेट है। तो यहां पर क्या डेफिनेशन बनेगी कि वो बीम जिनमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस सफिशिएंट नहीं है सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए, वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम कहलाएगी। क्लियर है ये चीज, वेयर सपोर्ट रिएक्शंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अलोन विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ऐसी बीम हमारी क्या कहलाएगी, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। तो ये बीम का क्लासिफिकेशन हो गया, स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ
टाइप्स ऑफ सपोर्ट। क्लियर है ये चीज। अब हम कुछ बीम्स आपके सामने लिख रहे हैं, जो बीम्स हमें यहाँ पढ़नी होंगी, उन बीम्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगी, वो स्टैटिकली डिटरमिनेट में जाएंगी कि स्टैटिकली इनडिटरमिनेट में जाएंगी। ठीक है ना। तो पहली बीम हमारे सामने है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। हिंदी में इसका नाम होता है सरल आलंबित धरण। सरल आलंबित धरण। अच्छा, एक बात और समझते चले, अभी हम लोगों ने जब सिंपल सपोर्ट पढ़ा था तो सिंपल सपोर्ट में हमने कहा था कि सामान टेक, ठीक है ना। तो ज्यादा एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन उसका बन जाएगा सामान्य की जगह पर अगर आप सरल कर ले, सरल टेक, तो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन उसका रहेगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम किसको कहेंगे? सरल आलंबित धरण। अब ये किस कैटेगरी में फॉल करेगी अब वैसे तो आप बता नहीं सकते, जब तक हम बीम आपके सामने ड्रॉ ना कर दें तो अब तक आप उसको नहीं पहचान पाएंगे कि वो इस कैटेगरी में फॉल करने वाली है या इनडिटरमिनेट की कैटेगरी में। तो सिंपली सपोर्टेड बीम किसको बोलेंगे? कोई भी बीम अगर उस पर सिंपल सपोर्ट लग रहा है या रोलर सपोर्ट लग रहा है तो ऐसी बीम हमारी क्या कहलाएगी? सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाएगी। तो अब ये किस कैटेगरी में फॉल करेगी? वेदर दिस बीम इज स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। कैसे पहचानेंगे? ये पॉइंट ए नाम रख देते हैं इसका और इसका बी। और नो डाउट बीम पर कुछ ना कुछ लोड लग रहा होगा। लोड अभी तक हम क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि अभी हमने लोड्स के बारे में पढ़ा नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर लोड्स को नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ए पॉइंट पर कौन सा सपोर्ट लग रहा है? अभी आपने पढ़ा, ये कौन सा सपोर्ट है? सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट यानी कि सरल टेक लग रही है और सरल टेक पर सिर्फ एक रिएक्शन आती है, उसका नाम हम लोगों ने आर ए रख दिया यहाँ पर। और यह रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट के केस में भी सिर्फ एक ही रिएक्शन आती है, आरबी। अब दो रिएक्शंस है हमारे पास, एक आर ए और एक आरबी। इक्वेशंस है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा एफ वाई जीरो, सिग्मा एम जीरो। तो ये है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इनकी मदद से क्या हम इन दोनों को निकाल लेंगे? बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब जब इनकी मदद से ये दोनों कैलकुलेट हो सकती है, ज्ञात हो सकती है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल कर जाएगी? ये आएगी स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम की कैटेगरी में आएगी। दूसरी बीम हम देखते हैं। एक बीम है हमारे पास कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, इसका हिंदी में नाम होता है परास धरण। परास धरण। परास धरण किस कैटेगरी में फॉल करेगी? फिर से आपका क्वेश्चन होगा कि इसको ड्रॉ करिए, तो हम आंसर देंगे। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं। परास धरण या कैंटिलीवर बीम वो बीम है जिसका एक सिरे पर, जिसके एक एंड पर फिक्स्ड सपोर्ट लगा हो और जिसका दूसरा सिरा, जिसका दूसरा एंड सपोर्ट से खाली हो, किसी तरह की टेक ना लगी हो दूसरे सिरे पर, सिर्फ एक सिरे पर टेक लगी हो और वो टेक भी फिक्स्ड वाली हो, यानी कि आबद्ध टेक हो। बात समझ में आई? किसको परास धरण कहेंगे, किसको कैंटिलीवर बीम कहेंगे? ऐसी बीम जिसके एक एंड पर फिक्स्ड सपोर्ट हो और दूसरा एंड सपोर्ट से खाली हो, ऐसी बीम हमारी कहलाएगी कैंटिलीवर बीम। इसको हिंदी में अगर समझ ले, ऐसी धरण जिसके एक सिरे पर आबद्ध टेक लगी हो और दूसरा सिरा टेक से खाली हो, ऐसी धरण हमारी कहलाएगी परास धरण। क्लियर है ये चीज? अब क्वेश्चन आपके लिए कि ये किस कैटेगरी में फॉल करेगी? डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट, निश्चित धरण या अनिश्चित धरण। तो फिक्स सपोर्ट के बारे में आप जानते हैं। फिक्स सपोर्ट रिएक्शंस कितनी लगानी है? एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक एक्सटर्नल फिक्सिंग मोमेंट। ठीक, टोटल रिएक्शंस या टोटल अननोन्स कितने हुए? 1 2 3, तीन है हमारे पास। रिएक्शंस कितनी है? 1 2 3। ये इक्वेशंस कितनी है? 1 2 3, तीन इक्वेशन, तीन अननोन। आसानी से हो जाएगा ना क्वेश्चन। इसका मतलब ये तीन इक्वेशंस काफी है इन तीन अननोन्स को निकालने के लिए। तो ये बीम भी किस कैटेगरी में चली जाएगी? डिटरमिनेट बीम, यानी कि निश्चित धरण में ये बीम भी आ जाएगी। तीसरी बीम देखते हैं।
तीसरी बीम है ओवर हैंगिंग बीम। इसको हिंदी में कहेंगे टेको से बाहर निकली धरन। टेको से बाहर निकली धरन, नाम से ही समझ में आ गया होगा। टेको से बाहर निकली धरन। ओवर हैंगिंग, हैंग किसको कहते हैं? जो हैंग कर रहा हो, लटक रहा हो, ठीक है ना, लटकी हुई चीज को हैंग कह देते हैं। ओवर हैंगिंग यानी कि अपने सपोर्ट से ज्यादा बाहर निकल गई है, ठीक है ना। ऐसी बीम, अभी तक हमने जितनी भी बीम्स ड्रॉ करी वो सब की सब क्या थी? सपोर्ट के अंदर ही थी। मींस कोई भी पोर्शन बीम का सपोर्ट से बाहर लटका हुआ नहीं था, हैंग नहीं कर रहा था। अब जो बीम मिलने वाली है वो ओवर हैंग कर जाएगी। हिंदी में उसका नाम क्या है? टेको से बाहर निकली धरन। कि धरन जो है वो टेक से भी ज्यादा बाहर निकल गई। फिगर ड्रॉ करते हैं, बात समझ में तब ज्यादा आएगी। सपोज दिस इज अ बीम और ये हमारे पास एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। यह टेक एक सपोर्ट है, उससे ज्यादा बाहर ये वाले पोर्शन पे आकर के बीम बाहर निकल गई, इसको हम कहेंगे ओवर हैंगिंग बीम। दूसरी तरफ लगा देते हैं सिंपल सपोर्ट। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अच्छा, ओवर हैंगिंग के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट से बाहर निकली हो, कोई ऐसी शर्त नहीं है कि सिर्फ राइट से बाहर निकली हो। सिर्फ शर्त क्या है? कि बीम बाहर निकली हो, चाहे एक तरफ से हो चाहे दोनों तरफ से हो। अभी हमने सिर्फ लेफ्ट से बाहर निकाली है, ठीक है ना। अगर हम बीम को ऐसे बना दें तो भी ये ओवर हैंगिंग बीम है, क्योंकि अब दोनों तरफ से निकल गई। ये वाले हिस्से को हटा दें, सिर्फ दाहिने वाले को बाहर निकालें तो भी ओवर हैंगिंग बीम है। यानी कि ओवर हैंगिंग के लिए बस शर्त, जरूरत क्या है? कि बीम अपने टेक से बाहर निकल आए, ठीक है ना। तो ऐसी बीम हमारी क्या कहलाएगी? ओवर हैंगिंग बीम कहलाएगी। अब इसको चेक करते हैं ये किस कैटेगरी में फॉल करेगी, डिटर्मिनेट की इनडिटर्मिनेट। ए पर हमने लगाया है रोलर सपोर्ट, तो एक वर्टिकल रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए। ये है सिंपल सपोर्ट, तो एक वर्टिकल रिएक्शन। अननोन्स कितनी? रिएक्शंस कितनी? 2 हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी? 3 है। आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये कहां जाएगी? डिटर्मिनेट बीम की कैटेगरी में जाएगी। चौथी बीम आपके सामने लिखते हैं। सिंपली सपोर्ट बीम हुई, कैंटिलीवर बीम हुई, ओवर हैंगिंग बीम हुई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम की। कॉन्टिन्यूअस बीम की, और इसका नाम भी लिख देते हैं सतत धरन। इसका नाम है सतत धरन या अनेकाधार वाली धरन। अनेकाधार वाली धरन, सतत धरन या अनेकाधार वाली धरन, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस बीम को ड्रॉ करने से पहले पांचवी बीम भी लिख देते हैं, और एक कॉन्टिन्यूअस को सबसे लास्ट में पूछेंगे। पांचवी बीम है हमारी फिक्स्ड बीम। पांचवी बीम कौन सी है? फिक्स्ड बीम। इसको हिंदी में कहेंगे आबद्ध धरन। आबद्ध धरन। पहले हम लोग फिक्स्ड बीम को ड्रॉ कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस बीम को बाद में ड्रॉ करेंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके लिए वही रहेगा। तो ये फिक्स्ड बीम को यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। फिक्स्ड बीम किसको बोल रहे हैं? या ऊपर ड्रॉ करते हैं। फिक्स्ड बीम जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, आबद्ध टेक, आबद्ध धरन, यानी कि अभी हमने पढ़ा है आबद्ध टेक पढ़ा है ना, फिक्स सपोर्ट पढ़ा है। तो ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे पर फिक्स्ड सपोर्ट लगा हो। ये ए है, ये बी है, दोनों सिरों पर। अगर एक सिरे पर सिर्फ फिक्स सपोर्ट होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। बिल्कुल सही। दोनों सिरों पर लग जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? फिक्स्ड बीम हो जाएगा। तो यहां पर कितनी रिएक्शंस? 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन, 6 अननोन, और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी? 3 इक्वेशंस। तो ये बीम किस कैटेगरी में फॉल करेगी? ये बीम आ जाएगी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट की कैटेगरी में। बात समझ में आ गई ना। अब एक बीम छोड़ दी थी, कॉन्टिन्यूअस बीम, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस बीम हम किसको बोलेंगे? सतत धरन या अनेकाधार वाली धरन। ऐसी बीम जिस पर नंबर ऑफ सपोर्ट्स या टेकों की गिनती 2 से ज्यादा हो। वेयर नंबर ऑफ सपोर्ट इज मोर देन 2,
मोर देन 2 हो तो वो बीम हमारी क्या कहलाएगी, कॉन्टिन्यूअस बीम कहलाएगी। अब क्वेश्चन है आपके लिए कि कॉन्टिन्यूअस बीम किस कैटेगरी में फॉल करेगी। कॉन्टिन्यूअस बीम समझ में तो आई ना, कि ऐसी बीम जहां पर सपोर्ट्स की संख्या, वेयर नंबर ऑफ सपोर्ट्स इज मोर देन टू, मोर देन टू में 3 भी आएगा, 4 5 6 सब आएगा, ठीक है ना। तो 3 भी अगर लग रहा है तो भी वो बीम कैसी होगी, कॉन्टिन्यूअस बीम। ऐसी धरन जिस पर टेकों की संख्या 2 से ज्यादा हो, ठीक। अब क्वेश्चन है कि वो स्टैटिकली डिटरमिनेट की स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, सोचिए थोड़ी देर। और आई होप आप क्या सोच रहे हैं कि 3 है तो 1 2 3 लगा देंगे, 3 अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 4 भी है कॉन्टिन्यूअस, तो 4 में 1 2 3 नहीं हो पाएगा। तो आपका आंसर शायद कुछ ऐसा आएगा कि 3 लगेंगे सपोर्ट तो है डिटरमिनेट, 4 लगेंगे या 3 से ज्यादा लगेंगे तो है इनडिटरमिनेट। ये आपका आंसर आएगा, ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये आंसर गलत है। करेक्ट आंसर क्या है कि चाहे 3 ही लगे हों, चाहे 3 4 5 6 यानी कि 2 से ज्यादा है वो कॉन्टिन्यूअस बीम, तो कॉन्टिन्यूअस बीम आती है इनडिटरमिनेट कैटेगरी की में, इनडिटरमिनेट बीम की कैटेगरी में। क्वेश्चन अब फिर उठा होगा ऐसा कैसे हो गया कि जब 3 इक्वेशंस की हेल्प से अगर तीनों को हम सॉल्व कर ले, सपोर्ट एक्शन सॉल्व कर ले, तो वो हमारी जाती है डिटरमिनेट की कैटेगरी में। यहां पर तो 3 है और 3 इक्वेशंस बहुत आसानी सॉल्व कर लेंगे, क्या हो पाएगा चेक करते हैं। सिर्फ 3 को ही लेके चलते हैं, क्योंकि 4 5 6 7 8 का तो क्राइटेरिया आपका क्लियर है कि 4 बीम, 4 सपोर्ट है, 5 सपोर्ट है, तो वो तो आपको दिख रहे हैं सीधे सीधे कि इनडिटरमिनेट है, क्योंकि आप काउंटिंग पे चल रहे हैं ना कि 4 सपोर्ट 3 रिएक्शंस, 4 सपोर्ट 3 इक्वेशंस, नहीं पॉसिबल है, तो आपने फॉर्म उसको इसमें डाल दिया। लेकिन 3 का सवाल उठता है ना, तो 3 को चेक करते हैं। एक रिएक्शन आर ए नाम रख लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, ये आर बी रिएक्शन और ये आर सी रिएक्शन। अब 3 है हमारे पास, ठीक। इक्वेशन देखने को तो 3 लग रही है, सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0, सिग्मा एम 0। सिग्मा एफ वाई जब हमने किया तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी बराबर समथिंग कुछ हमको मिला। सिग्मा एम लिया हमने, कोई एक रेफरेंस पॉइंट माना होगा, ए लिया, तो ये कैंसिल हुआ, 2 तो बचे रह गए। सिग्मा एफ एक्स जब हमने लगाया तो हम चक्कर में पड़ गए कि सिग्मा एफ एक्स का इस्तेमाल तो वर्टिकल वाले केस में हो ही नहीं रहा है, इसका इस्तेमाल तो हॉरिजॉन्टल लगेगा, और हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि ये देखने में 3 अननोन 3 इक्वेशन, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है पहली जो हमने लिखी है सिग्मा एफ एक्स 0, इस केस में कोई काम नहीं आ रही है हमारे, तो हमें 2 से 3 निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। इसका मतलब ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। तो ये था बीम का क्लासिफिकेशन, और कुछ बीम्स के बारे में आपने जाना कि कौन कौन सी बीम्स होती हैं, उनके नाम आपने जाने। अभी फिलहाल सिर्फ नाम जानिए और सपोर्ट्स के साथ पहचान लीजिए कि इस बीम को ये नाम कहते हैं, इस बीम का ये नाम होता है। इन्हीं पर हमें सारे क्वेश्चंस करने, ठीक है ना। कौन कौन से बीम्स है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब हिंदी में बोलेंगे सरल अलंबित धरन, कैंटिलीवर बीम परास धरन, ओवरहैंगिंग बीम टेको से बाहर निकली धरन, एंड कॉन्टिन्यूअस बीम सतत या अनेकाधार वाली धरन, और फिक्स बीम आबद्ध धरन। ये 5 बीम्स आपने पढ़ ली। अब इस पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं रिएक्शंस, वो हमारा मेन टारगेट है। उसके बाद हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करना सीखेंगे उस पर। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर हम लोग आगे चलेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे लोड्स के बारे में, यानी कि उस पर कैसे कैसे लोड लग रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम। टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन बीम, यानी कि धरन पर कार्य करने वाले भारों के प्रकार, ठीक है ना, या धरन के भारों के प्रकार। अभी तक हम लोग जो भी बीम ड्रॉ कर रहे थे उस पर किसी तरह का लोड नहीं लगा रहे थे, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था। अब हम लोग का नंबर आ गया कि हम लोग ये जान ले कि कौन कौन से लोड्स इस पर काम करते हैं। तो बीम पर सिर्फ 2 तरह के लोड एक्ट करते हैं, सिर्फ 2 तरह के, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन से तरह के हैं वो। फर्स्ट इज पॉइंट लोड। पहला है हमारा पॉइंट लोड, और इसको कहते हैं बिंदु भार।
बिंदु भार या संकेंद्रित भार, या इसका एक दूसरा नाम भी है संकेंद्रित भार। ठीक, अच्छा दूसरा लोड भी लिख दे। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहेंगे वितरित भार। वितरित भार, इसमें क्या जानना है आपको, इसमें आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए एक बात। दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में हमें इसका फिगर में ही मिलेगा। कहीं पर पॉइंट लोड लग रहा होगा, कहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा होगा, वो फिगर से हम पहचानेंगे। तीसरी चीज, इनकी लगने वाली यूनिट्स। लोड है, लोड को हम फोर्स भी कह सकते हैं। तो फोर्स की जनरल यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ रखी है, न्यूटन होती है या फिर किलो न्यूटन होती है, ठीक है ना, ये होती है। अब इस पर बात करेंगे। पॉइंट लोड, पॉइंट लोड हम किसको कहेंगे, जैसे हमारे पास कोई ये बीम है, ये कौन सी बीम है, आंसर आ जाना चाहिए, कौन सी बीम है ये, सिंपली सपोर्टेड बीम। पॉइंट लोड किसे कहते हैं, ऐसा भार, ऐसा लोड जो किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा हो। जैसे ये लोड है, अब इस लोड का जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो सिर्फ एक बिंदु सी पर है, ठीक है ना। ऐसा लोड जो किसको पॉइंट लोड बोलेंगे, ऐसा लोड जिसकी इंटेंसिटी किसी सिंगल पॉइंट पर एक्ट कर रही हो, या हम ये माने कि वो लोड किसी सिर्फ एक और एक बिंदु पर कार्यरत हो, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा हो, ऐसा लोड हमारा कहलाएगा पॉइंट लोड। पहली चीज, रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया, चिन्ह क्या है, एरो बना होगा बस। और इस पर जो लोड लगेगा उसकी यूनिट होगी वो न्यूटन या किलो न्यूटन होगी, ठीक। इसको हम बोले पॉइंट लोड, हिंदी में बिंदु भार। और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कौन सा लोड होगा, फिर से हमने सिंपली सपोर्टेड बीम ही बना दी। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं वितरित भार, ये भी आपको नाम से समझ में आना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किसको बोल रहे हैं, ऐसा लोड जो डिस्ट्रीब्यूट हो कुछ लेंथ पर या पूरी बीम पर, या दूसरी लैंग्वेज में बोल दे कि जो पॉइंट लोड ना हो, यानी कि जो एक बिंदु पर कार्यरत ना हो, जो एक पॉइंट पर ना एक्ट करके कुछ पर्टिकुलर लेंथ पर या टोटल लेंथ पर कार्य करे, ऐसा लोड हमारा कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको हम ड्रॉ कर दें। अब हम पॉइंट लोड ना बना के कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये कोई एक पर्टिकुलर लेंथ है, एल लेंथ तक, टोटल बीम की लेंथ हमने मान ली, या इसको L1 कर लिया, टोटल को L मान लिया। L1 लेंथ पर ये कार्य कर रहा था, इसकी मैग्नीट्यूड W है। अब इसकी यूनिट न्यूटन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एक बिंदु पर नहीं बल्कि कुछ लेंथ पर है, तो वो लेंथ भी आ जाएगी न्यूटन पर मीटर, या अगर किलो न्यूटन लिखना चाहें तो किलो न्यूटन पर मीटर। ये मीन्स पर यूनिट लेंथ इसकी हमें शो करनी होगी, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बात समझ में आ गई, जो किसी एक पॉइंट पर ना एक्ट करे, किसी एक बिंदु पर कार्य ना करे, बल्कि बीम की कुछ लंबाई पर कार्य करे, या टोटल बीम पे भी कार्य कर सकता है। हो सकता हो अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है, ये सी है, तो ये पूरा यहां तक पहुंच जाता, तो भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाता। बात समझ में आ गई। अब इसके दो स्पेशल केस है, दो स्पेशल केस हम जान लेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने एक जनरल केस आपको बता दिया, शायद ही कहीं ऐसा क्वेश्चन मिले, या कह लीजिए आपके सिलेबस में ये मिलेगा ही नहीं। अब आपके केस सिलेबस में जो मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो मिलेगा, लेकिन वो जो दो स्पेशल केसेस है वो मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए आपकी बुक्स में जो लोड का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो तीन तरह से किया जाता है, एक पॉइंट लोड, और बाकी वो डिस्ट्रीब्यूटेड नाम नहीं डालते हैं, बल्कि जो दो स्पेशल पढ़ने वाले हैं हम उन दोनों का नाम अलग अलग डालते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये, पॉइंट नंबर 3 ये, तो कुल मिला के 3 बन जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कौन कौन सा है, पहला है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसका शॉर्ट फॉर्म है UDL। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मींस आपको ये
क्वेश्चन पेपर में भी, आपकी बुक्स में भी यूडीएल की शक्ल में लिखा हुआ दिख सकता है। जरूरी नहीं कि हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही लिख करके आए, सिर्फ और सिर्फ आपको ये यूडीएल की शक्ल में भी लिख करके मिल सकता है। अब इसका हिंदी में अगर हम नाम देखें तो हिंदी में इसको कहते हैं सम वितरित भार, सम वितरित भार, या एक और नाम है एक जैसा बटा हुआ या एक समान बटा हुआ भार भी इसको कहते हैं, एक समान बटा हुआ भार। सम वितरित भार किसको बोल रहे हैं, अब देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में आ गया केस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए पहली चीज समझ लीजिए, ये हो या आप अगला जो लिखेंगे, ये दोनों है तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मींस एक सिंगल पॉइंट पर नहीं लगेंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर कहाँ लगेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हिंदी में जाए सम वितरित, जो वितरण हुआ है वो एक समान है, ठीक है ना, एक समान बटा हुआ लोड। इसका मतलब ऐसा लोड, यहां पर क्या था, एक समान नहीं, कहीं पर ज्यादा कहीं कम, इस तरह से कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अब अगर लोड को हम ऐसे बांट दे, ये सपोज दिस इज अवर बीम ए एंड बी, अब हम लोड को कुछ इस तरह से बांट दे कि एक ही समान इस पूरी L1 लेंथ तक बीम पे लोड बटा हो, तो हम कहेंगे कि ये जो लोड है ये है तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा हुआ है कि एक जैसा है, L1 लेंथ पर सम वितरित है, जो बटा है वो एक समान बटा हुआ है। इसको इंग्लिश में कह रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मींस एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, एक बराबरी वाला डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सम वितरित इसका नाम, यानी कि वितरण हुआ है वो बराबरी से हुआ है, तो इसको नाम रखा सम वितरित भार या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का आपको पहले बता दिया कि यूनिट क्या होनी है, न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर, इसको हम बोलेंगे डब्ल्यू, न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। एक बात और समझते चले कि ये ऐसे भी आ सकता है और हो सकता है आपको ऐसे भी मिल जाए, हो सकता नहीं बल्कि होगा ही होगा इस तरह से, ये भी है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सम वितरित भार, ये भी है, ऐसे भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये भी क्या है, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिट दोनों की जब डिस्ट्रीब्यूशन ही है तो न्यूटन पर मीटर, इसका नाम W1 कर लेते हैं, इसको W2 कर लेते हैं। एग्जाम में आपको ये वैल्यू मिलेगी, 10 मिल जाएगी, 20 मिल जाएगी, 15 मिल जाएगी। बात समझ में आ गई ना कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किसको बोल रहे हैं, ऐसा लोड जो डिस्ट्रीब्यूट हो और एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा लोड क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा क्या है उसको देख लेते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, परिवर्तनशील, हिंदी में इसका नाम है परिवर्तनशील भार, परिवर्तनशील भार, ठीक है ना। अब यहां क्या हो रहा है, जो वितरण हो रहा है वो एक समान है बीम की कुछ लेंथ पर या टोटल बीम पर, ऐसा भी हो सकता है कि यहां से लेकर यहां तक पूरा यूडीएल लग रहा हो, ऐसा मुमकिन है, ठीक। इसमें क्या हो रहा है कि वो लगातार बदलता रहेगा, ठीक है ना, हर बिंदु पर लोड बदलता रहेगा। जैसे फिगर ड्रॉ करें तो बात ज्यादा समझ में आएगी। सपोज दिस इज अवर बीम ए, दिस इज ए एंड बी, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, बीम के कुछ हिस्से पर लोड लगातार बदलता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, शून्य से शुरू हुआ था और बढ़ता 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 यहां सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। तो हर बिंदु पर क्या हो रहा है, इस लेंथ के लिए, L1 लेंथ के लिए लोड हमारा बदलता जा रहा है, उसके अंदर परिवर्तन आ जा रहा है, ऐसा लोड क्या है, परिवर्तनशील भार। और जरूरी नहीं है कि हर बार वो बढ़े, ऐसा भी हो सकता है कि लोड हमारा मैक्सिमम था और वो शून्य पे आ गया, तो भी ये क्या है, ये तब भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। कौन सा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब इसका भी शॉर्ट फॉर्म है, वो भी स्टैंडर्ड है, वो भी जान लीजिए, UVL, उसको UDL और इसको UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्वेश्चन पेपर में UVL और UDL लिख करके आ जाता है, ठीक है ना, ये क्लियर। अब ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो इसकी यूनिट भी कुछ अलग नहीं होने वाली है, वही है न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो, और ये क्लियर होनी भी चाहिए, क्योंकि जब क्लियर होगी तो ही हम आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता क्या है,
ये तो हमने बीम्स के बारे में बात करी, बीम्स का क्लासिफिकेशन, बीम्स पर रोकने के लिए सपोर्ट्स के क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स ऑफ सपोर्ट, फिर बीम पर लगने वाले लोड, इन सब चीजों के बारे में बात करी, कौन से लोड लग रहे हैं, कौन से भार लग रहे हैं, वो हमने नाम जाना। अब हम जो जानेंगे वो ये जानेंगे कि ये कर्तन बल है क्या, व्हाट इज शियर फोर्स एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो पॉज करके आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, आपके काम आएगा एग्जाम टाइम में भी। उसके बाद आगे जब आप जेई वगैरह का पेपर देंगे, आगे जब एग्जामिनेशन देंगे कंपटीशन के, तो वहां पर भी ये काम आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।